हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के ही संदर्भ में होगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे द्वारा डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए लगातार वीडियो सीरीज लाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में जो डीएलएड यूनिट वाइज वीडियो सीरीज मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं, जिसमें डीएलएड के सीरियली हर यूनिट के पार्ट वाइज जो क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है वीवीआई प्रश्नों को, वो भी शॉर्ट व्याख्या सहित, जहां एक प्रश्नों के साथ कई सारे वीवीआई प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं और साथ ही साथ शॉर्ट व्याख्या से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होगा, जो संबंधित होगा यूनिट 5 से। आपको पता है कि डीएलएड की जो सिलेबस रखे गए हैं, तो प्रधान शिक्षक परीक्षा में जो 75 अंक के डीएलएड के सिलेबस हैं, उसमें टोटल 8 इकाई को पढ़ने हैं आपको, और 8 इकाई के 60 टॉपिक को पढ़ने हैं, और इस 8 इकाई से 75 नंबर के प्रश्न बनेंगे। उसी कड़ी में आज यूनिट 5 के पार्ट 3 को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले इकाई 5 के ही पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना इत्यादि के बारे में प्रश्न उत्तर देखा था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था को देखा था, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय संगठन मैनेजमेंट को देखा था। उसके बाद समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय प्रवेश, कक्षाई शिक्षण के बदलाव इत्यादि हमने देखे थे। आज जो यूनिट 5 के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कक्ष की शिक्षण की प्रकृति के बारे में, बाल केंद्रित शिक्षा, लोकतांत्रिक शिक्षा और सृजनात्मकता आदि। साथ ही साथ जो अगला टॉपिक है पाठ सहगामी और सहशैक्षिक क्रियाएं, गतिविधियां इत्यादि, इन टॉपिक को आज के हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। और अगले पार्ट में 2-3 टॉपिक और जो यूनिट 5 के हैं उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद फिर अगले यूनिट इत्यादि को देखेंगे। तो इसके पूर्व में भी मेरे द्वारा जो 15 प्रैक्टिस सेट लाए जा चुके हैं, उन 15 प्रैक्टिस सेटों को आपने यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 और 5 के भी 2 पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाएं और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जा कर के उन प्रश्नों को और उनके व्याख्या सहित उत्तर को निश्चित रूप से आप देखें। परीक्षा में बेनिफिशियल साबित होंगे और आगे भी यह वीडियो सीरीज जारी रहेगी। इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक परीक्षा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ तैयारी के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 और यूनिट 5 के पार्ट 3 को देखने वाले हैं, उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को पहचानिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ना है इस टॉपिक में। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें छात्रों को रटंत विद्या के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, जहाँ शिक्षक अपनी व्याख्या करते थे और उनके द्वारा जो है व्याख्यान किया जाता था और छात्र उसको सुनते थे और याद करते थे और प्रश्न उत्तर बनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में वह शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा होती थी और जो रटने की प्रणाली पर जोर दिए जाने वाली शिक्षा थी, उसको पूरी तरह से नकार दिया गया और वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाया गया है। जहां बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि ऐसी शिक्षण की व्यवस्था करना जहां बच्चों के अधिगम के लिए उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके रुचियों को, प्रवृत्तियों को, क्षमताओं को, अलग अलग क्षमता के बच्चों को उनके क्षमताओं के अनुसार, उनके रुचियों के अनुसार, प्रवृत्तियों के अनुसार जो उसको ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कही जाती है। और इस शिक्षण व्यवस्था के केंद्र बिंदु में शिक्षक नहीं होकर बालक होते हैं, इसी को बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कही जाती है। जहां सिर्फ रटने और मूल्यांकन प्रश्न उत्तर को ध्यान में नहीं रख के बच्चों के सर्वांगीण विकास, चाहे उनका जो है शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, उसके बाद भाषाई विकास हो, सामाजिक विकास हो, चारित्रिक, नैतिक इत्यादि, संवेगात्मक, सभी प्रकार के विकास को उद्देश्य में रख करके जो शिक्षा दी जाती है, उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। तो प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को पहचानिए।
कि बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण व्यवस्था करना बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की यह पहलू है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत का यहाँ सेंस है कि सभी बच्चों को उनके क्षमताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण देने को महत्व देना, और बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के भी विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो तीनों पहलुएं जो है बाल केंद्रित शिक्षा में समाहित है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी सही हैं। दूसरा प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन क्यों शुरू हुआ। यानी जब पहले की विधि जो थी, पुरानी विधि जिसमें जो है कक्ष में शिक्षक किताबों के माध्यम से पढ़ाते थे, अपना व्याख्यान देते थे, बच्चे उसको सुनते थे और स्मरण करते थे, याद करते थे और प्रश्नोत्तर इत्यादि बनाते थे, उसको हटा करके बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रचलन हुआ वो क्यों शुरू हुआ। मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा दोषों को दूर करने का जो है कोशिश करते थे, इसलिए इसकी शुरुआत हुई, या व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा ने शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किए हैं, इसी के फलस्वरूप बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत हुई। तो यह दोनों ही कारण सही हैं। पहले होता था कि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद याद नहीं करते थे तो उनको दंड भी देने का जो है होता था कि दंड भी देना है। दूसरा कि एक साथ एक कक्षा में एक ही तरह से पढ़ाए जाते थे, जिसमें जो मेरिटोरियस रहते थे उनको तो वह समझ में आ जाता था, लेकिन जो कमज़ोर रहते थे मानसिक या शारीरिक रूप से, जो अलग अलग होते थे, उनके लिए वह शिक्षा मुश्किल हो जाती थी। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में प्रत्येक बालकों के क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा देने की बात है, इसलिए राइट आंसर ए एवं बी दोनों ही इसके सही हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की निम्न में क्या भूमिका होती है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है उसमें भी शिक्षकों की भूमिका होती ही है, लेकिन पहले की तरह नहीं होकर अब बालकों के सभी प्रकार के मार्गदर्शन की यानी मार्गदर्शक की भूमिका होती है। उसके बाद विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए बच्चों की सहायता करनी चाहिए, यानी सहयोगी की भूमिका, मार्गदर्शक की भूमिका होती है, सहयोगी की भूमिका होती है, और शिक्षा के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः सजग रहना चाहिए। यानी शिक्षक को यह भी ध्यान में रख के शिक्षण कार्य करना है कि जो इसकी उद्देश्य तय की गई है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी पूर्ण रूप से सजग रहना है। इसलिए शिक्षक की जो भूमिका है दिए गए सभी विकल्पों के रूप में भूमिका है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। 4 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख सिद्धांतों को पहचानिए। यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रेरणा का सिद्धांत है, छात्रों के अनुकरणीय व्यवहार, नैतिक कहानी और नाटकों आदि के द्वारा बालक अच्छी तरह सीखते हैं। या जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत है, या चयन का सिद्धांत है। तो बाल केंद्रित शिक्षण के कई सारे सिद्धांत हैं, जिसमें क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है, जिसमें बच्चों को खुद से काम करने, हाथ पैर मस्तिष्क सभी को एक्टिव रख करके अधिगम करने पर जोर दिया जाता है, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है। प्रेरणा का भी सिद्धांत होता है, ताकि जो महापुरुष हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सभी लोगों की कहानियों को बता करके कि बच्चों के अंदर प्रेरणा आए और उनका अनुकरण करें वे, उसके लिए नैतिक कहानी इत्यादि के माध्यम से। उसके बाद जीवन से संबंधित करने का भी सिद्धांत है कि बच्चों को उनके जीवन में होने वाली घटनाओं से, कार्यों से संबंधित करके अधिगम कराना है। उसके बाद चयन का भी सिद्धांत है, ताकि वे जो चयन करते हैं उस चयन के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार क्या उनका मूड है, यानी जब खेलने का मन हो तो खेल में शिक्षा दें, खिलाएं, जब पढ़ने का मन हो पढ़ाएं, जब उनमें क्रिएटिविटी की भावना हो तो क्रिएटिविटी का कार्य कराएं। इसके अलावा भी कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती है उसका सिद्धांत है, लोकतंत्रीय सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांतों को बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत के रूप में शामिल किया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। 5 नंबर प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा की कई सारे विशेषताएं हैं,
और उन विशेषताओं के कारण ही बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें बालकों का ज्ञान भी शामिल है कि अध्यापक को शिक्षण देने से पहले बालकों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से उनकी क्षमताओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। शिक्षण की विधियां होनी चाहिए कि किस विधि से किस बालकों को पढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक वे सीख पाएंगे। मूल्यांकन और परीक्षण भी होना चाहिए ताकि उसमें और इफ़ेक्टिव सुधार किए जा सकते हैं, किनके लिए कौन सा और विधि अपनाया जा सकता है। इसलिए मूल्यांकन और परीक्षण भी विशेषताएं हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं। छठा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शिक्षण की रणनीति के लिए गलत तथ्यों की पहचान करें। यानी जो इसमें गलत दिया गया है उसकी पहचान करनी है। तो गलत तथ्य, यह एक बाल केंद्रित शिक्षण नीति है। तो बिल्कुल यह सही है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण विधि में ही लोकतांत्रिक शिक्षण की नीति आती है। इसमें संज्ञानात्मक डोमेन की दक्षता विकसित की जाती है, ये भी सही है। संज्ञानात्मक जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसकी दक्षता विकसित की जाती है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिव मोड में शिक्षण की भी व्यवस्था रहती है, उसका प्रावधान है। इसलिए शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। इस प्रणाली में छात्र एवं शिक्षक के बीच वैमनस्य उत्पन्न होता है। यह बिल्कुल ही गलत है, इसमें वैमनस्य उत्पन्न नहीं होता है। यह निगेटिव बातें हो गई, तो यहाँ गलत पूछ रहा है, यानी निगेटिव जब पूछ रहा है तो निगेटिव ऑप्शन ही सही होगा। यह नहीं है, इसीलिए सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि गलत कौन है। ऐसे ही आपको जो 5 ऑप्शन मिलेंगे बीपीएससी जब प्रधान शिक्षक परीक्षा आप देने जाएंगे तो उसमें 5 ऑप्शन मिलेगा। यदि आप पहले भी इसका एग्ज़ाम दिए होंगे, बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें आपने देखा होगा 5 ऑप्शन होता है, जिसमें 3 ऑप्शन सामान्य ऑप्शन होते हैं और चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन के साथ आपको फेस करना होता है। 7 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति के प्रकारों को पहचानिए। यानी जो लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति है, जिसमें कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक समान अवसर दिए जाते हैं, प्रश्न इत्यादि पूछने का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसकी कौन कौन से रणनीति के प्रकार हैं, तो चर्चा विधि भी इसके अंतर्गत आता है, अनुमान विधि भी आता है, अन्वेषण विधि भी आता है और साथ में परियोजना विधि, वार्तालाप विधि, विचार मंथन विधि, ये सभी जो हैं लोकतांत्रिक शिक्षण रणनीति के प्रकार हैं। यानी लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उसमें बच्चों के बीच आपस में चर्चा करने का भी मौका दिया जाता है, प्रश्न पूछने का भी, अनुमान विधि का भी, अन्वेषण भी किया जाता है, परियोजना कार्य भी दिए जाते हैं, वार्तालाप भी की जाती है, विचार मंथन के भी मौके दिए जाते हैं। तो ये सभी जो है रणनीति के प्रकार हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। और बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार उपरोक्त में से एक से अधिक, उसका अर्थ होता है कि एक के अलावा दूसरा भी सही है तो भी चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे, और 1 2 3 तीनों सही है ऑप्शन तब भी चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसी अनुभव के लिए मैंने जो एक और 2020 सीरीज शुरू किया है डीएलएड के तैयारी के ही संदर्भ में। तो डीएलएड के 75 अंक की तैयारी के लिए एक और जो मेरे द्वारा यह प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं, जो आपको यूनिट वाइज सीरियली पार्ट वाइज आ रहे हैं लगातार, और दूसरे ओर जो मैं 2020 सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, इसमें जो 8 इकाई आपको पढ़ने हैं, इन 8 इकाई से मिसलेनियस कंबाइंड रूप से मैं सेट बना रहा हूँ और स्वयं से बनाए गए प्रश्नों को उसमें शामिल कर रहा हूँ, जिसमें मैं 5 ऑप्शन को रख रहा हूँ। चौथे और पाँचवें ऑप्शन जो बीपीएससी के परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उन ऑप्शनों के कारण बहुत से पढ़े हुए प्रश्न भी गलत हो जाने की संभावना होती है और बहुत सारे लोगों का इन ऑप्शन के चलते रिजल्ट भी रुक जाता है। इसीलिए उस सीरीज में मैं 5 ऑप्शन के साथ जो भी प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, ताकि आपको अनुभव हो सके जो 5 ऑप्शन के साथ कैसे फेस करना है, चौथे और पाँचवें ऑप्शन को चूज कैसे करना है। इसलिए आप उन 2020 सीरीज के भी वीडियो सीरीज को निश्चित रूप से देखेंगे, परीक्षा में आपको बेनिफिशियल साबित होंगे। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्तालाप गतिविधि पद्धति में निम्न में से कौन से बिंदु शामिल हैं। यानी वार्तालाप गतिविधि जो होती है, वह वार्तालाप गतिविधि का अर्थ यह होता है कि छात्र को किसी विषय पर या किसी भी
टॉपिक पर वार्तालाप का अवसर दिया जाता है और इसमें बच्चे जो है अपने सोच के अनुसार, अपने तर्क के अनुसार वार्तालाप करते हैं और उनके अंदर सोचने, मंथन करने और तर्क देने की शक्ति विकसित होती है। तो कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? तो छात्रों को किसी विषय या तथ्यों पर वार्तालाप का अवसर दिया जाता है, ये भी सही है। इसमें बच्चों की तार्किक सोच बेहतर होती है, ये भी सही है। जब अपने से सोचेंगे तो स्वयं से बोलने का अवसर मिलता है, वार्तालाप में उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन सभी सही हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से होती है, तो कभी सृजनात्मकता रचना से तथा कभी सृजनात्मकता उत्पादकता से, यह किसका कथन है? तो देखिए, सृजनात्मकता के सेंस में अगर एक लाइन में समझे तो किसी भी नई चीज़ को बनाना या नया चीज़ पर काम करना, वह उसी को जो है सृजनात्मकता कहा जाता है। कुछ अलग, कुछ अनोखा करने की क्षमता को क्रिएटिविटी कहते हैं। और इसके संदर्भ में बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से डिफिनीसन दिए हैं। और उसमें जैसे जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि कुछ भी नया खोज करने, बनाने को ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। उसी तरह जो है यह भी एक है कि कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से होती है, तो कभी रचना से, तो कभी उत्पादकता से। यह किसका कथन है? तो यह गिलफोर्ड का कथन है। आपको कथन भी पढ़ने हैं, हर यूनिट में कथन भी महत्वपूर्ण है। जो भी कथन सबसे फेमस हैं मनोवैज्ञानिकों के, शिक्षा शास्त्रियों के, महापुरुषों के, उन सभी को आपको पढ़ने होंगे। उनसे भी प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से बनेंगे। देखिए, सृजनात्मकता तो नए चीज़ों के उत्पादन बनाने से तो होता ही है, लेकिन सृजनात्मकता तभी कहा जाएगा कि जो नया अनोखा काम हो रहा है उसकी कोई उपयोगिता हो, उसमें उपयोगिता का गुण विद्यमान हो, तभी उसको सृजनात्मकता कहते हैं। यानी कोई ऐसा चीज़ बना दिया जाए जिसका कोई उपयोग ही मानव जीवन में नहीं हो, तो उसको हम सृजनात्मकता के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान एक परिचय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक लिखी गई थी कागन और हैवरमन द्वारा। तो कागन और हैवरमन ने एक पुस्तक लिखी है मनोविज्ञान एक परिचय, जिसमें इन्होंने प्रतिमाओं, संप्रत्यों, नियमों एवं मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ के चिंतन के रूप में इसको परिभाषित किया है। तो मनोविज्ञान एक परिचय बहुत ही फेमस पुस्तक है, जिसको कागन एवं हैवरमैन ने लिखा है। 11 नंबर प्रश्न है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों को पहचानिए। यानी सृजनात्मकता के कौन कौन से तत्व हैं? तो प्रवाहिता, मौलिकता, विस्तारण या सभी कौन होंगे? तो प्रवाहिता, मौलिकता और विस्तारण, साथ ही साथ लचीलापन, ये सभी जो है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं। तो यह प्रमुख रूप से जो 4 तत्व हैं, इन चारों तत्वों को आपको याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि तत्व को पहचानिए। प्रश्न ऐसे भी बदल सकता है कि इनमें से कौन सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व नहीं है, और इसमें से कोई 3 देंगे और एक जो नहीं होगा वह देगा। इसलिए आपको चारों याद रखने जरूरी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं? सृजनात्मक चिंतन की कई सारी अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही जो है क्रिएटिविटी होती है। तो इनकी जो अवस्थाएं हैं, इसमें आयोजन भी है, उद्वन भी है, और इल्यूमिनेशन जो होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रबोधन, हिंदी में इसे। तो सृजनात्मक चिंतन की ये अवस्थाएं होती हैं। और इसके अलावा प्रमाणीकरण या संशोधन, प्रमाणीकरण या संशोधन, ये भी अवस्थाएं जो होती हैं, ये भी सृजनात्मक चिंतन की ही अवस्थाएं होती हैं। तो ये सभी अवस्थाओं को याद रखना है सृजनात्मक चिंतन की। ये सभी अवस्थाएं हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। 13 नंबर प्रश्न है कि सहगामी क्रियाओं के महत्व को पहचानिए। सहगामी क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो शिक्षण, शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ
ये भी चलती हैं, यानी पाठ सहगामी और सहशैक्षिक क्रियाएं, जिसको को एजुकेशनल एक्टिविटी कहते हैं। इसी को सहगामी क्रिया कहते हैं, को एजुकेशनल एक्टिविटी को। तो को एजुकेशन के तहत तो जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, सहशैक्षिक क्रियाएं कराई जाती हैं, उसके महत्व को देखना है तो सामाजिक भावना का विकास करती है, बिल्कुल सही है। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती है, ये भी सही है। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, ये भी सही है। दिए गए तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर चौथा हो जाएगा। उपरोक्त में सभी जो है सहगामी क्रियाओं के महत्व हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि शिल्प कला क्रियाओं के अंतर्गत निम्न में कितने बिंदु शामिल हैं। तो शिल्प कला जो क्रिया होती है उसके अंतर्गत कौन सा होता है। तो देखिए, शिल्प कला जो होता है उसके अंतर्गत सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मेहंदी लगाना, खिलौना बनाना, जिल्दसाजी करना या अन्य उपकरण, मोमबत्ती, साबुन इत्यादि बनाना जो शिल्प कला के अंतर्गत आती है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में जिल्दसाजी दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं जो सामूहिक खेल दिया गया है, तो सामूहिक खेल जो होता है यह आता है आपको शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत, यानी शारीरिक की जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, जैसे शैक्षिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, साहित्यिक क्रियाएं, उसके बाद नागरिक संबंधी क्रियाएं, संगीत कला क्रियाएं, शिल्प कला, सामान्य क्रिया, अन्य क्रिया। तो इसमें जो सामूहिक खेल आता है यह आता है शारीरिक क्रिया के अंतर्गत। स्वशासन जो आता है यह आता है नागरिक प्रशिक्षण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे बाल बैंक, श्रमदान, बाल सभा, स्वशासन इत्यादि। तो ये आते हैं नागरिक प्रशिक्षण संबंधी क्रियाओं में। प्रौढ़ शिक्षा जो होती है यह प्रौढ़ शिक्षा सामान्य क्रियाओं में, जैसे भ्रमण, पिकनिक, बालचर, स्काउटिंग, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, ये सभी जो है सामान्य क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ शिल्प कला पूछा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिल्दसाजी शिल्प कला के अंतर्गत आता है। 15 नंबर प्रश्न है कि सहगामी क्रियाओं का विकास किसी विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल है। सहगामी क्रियाओं का विकास किसी भी विद्यालय के पाठ्यक्रम में किस रूप में शामिल है। शारीरिक क्रिया के रूप में, कि साहित्यिक क्रिया के रूप में, कि सामान्य क्रिया के रूप में। तो अभी हमने इसको देखा और जाना कि जो भी सहगामी क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत शारीरिक क्रिया, शैक्षिक क्रिया, उसके बाद साहित्यिक क्रिया, नागरिकता प्रशिक्षण संबंधी क्रिया, संगीत कला क्रियाएं, शिल्प कला क्रियाएं, सामान्य क्रिया और अन्य क्रियाएं, सभी जो है सहगामी क्रियाओं यानी को एजुकेशनल एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। तो दिए गए तीनों ऑप्शन ही सही हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी और बीपीएससी के ऑप्शन के अनुसार उपरोक्त में एक से अधिक। 16 नंबर प्रश्न है कि अनुशासन के अनुरक्षण में सहायक है। अनुशासन के अनुरक्षण में कौन सा सहायक होता है। छात्र क्रियाओं से विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलती है, कि कार्य की संलग्नता उनको विभिन्न गलत आदतों और कार्यों में फंसने से बचाती है। तो जो अनुशासन होता है उसके अंतर्गत जो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना होता है उसमें भी सहायता मिलती है, और बच्चों के बीच में जो गलत आदत एवं गलत कार्यों में फंसने से बचाती है, ये भी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि विशेष रुचियों का विकास बालकों में क्यों जरूरी है। यानी बालकों के अंदर विशेष रुचि को जन्म देना क्यों जरूरी है। संभावित व्यावसायिक कुशलताओं का विकास करती है विशेष रुचि, या साहित्य रुचियों आदि का विकास करती है, कि बालकों के प्रिय कार्यों के विकास के लिए विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो जो विशेष रुचि होती है उसके अंतर्गत व्यावसायिक कुशलताओं का विकास होता है, यानी शैक्षणिक जानकारी, किताबी ज्ञान के अलावा जो विशेष रुचि बालकों में होती है, तो व्यावसायिक कुशलताओं का विकास होता है, साहित्यिक रुचियों का विकास होता है, और बालकों के प्रिय कार्यों के विकास के विभिन्न अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि नैतिक गुणों का विकास बालकों में किस प्रकार जरूरी है। यानी नैतिक गुणों का विकास बालक में आप किस रूप में करेंगे कि उनका नैतिक और चारित्रिक गुण का विकास होगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शुरू में ही मैंने चर्चा की कि बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य ही है कि
बच्चों का सिर्फ शैक्षिक विकास ही नहीं, उनका शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भाषाई, संवेगात्मक, इन सभी के अलावा नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास शामिल है बाल केंद्रित शिक्षा में, जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से यह जरूरी है, तो ईमानदारी के विकास, नैतिक गुणों का विकास होगा तो उनके अंतर्गत ईमानदारी का विकास होगा। आत्मविश्वास के विकास में तो आत्मविश्वास भी नैतिक गुणों के विकास से बढ़ेगा। न्यायप्रिय होंगे बच्चे, न्यायप्रियता का भी विकास बढ़ेगा। इसके साथ साथ सत्यता अंदर आएगी, धैर्य, दृढ़ता आती है, आज्ञा पालन आता है, विनय आता है। इन सभी गुणों का विकास होता है नैतिक विकास के अंतर्गत। तो नैतिक गुणों का विकास बालकों में इन सभी के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। 19 नंबर प्रश्न है कि नागरिकता का प्रशिक्षण छात्र जीवन के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो मैंने जो सहगामी क्रियाओं जो यानी जो को एजुकेशनल एक्टिविटी की बातें की, जिसमें शैक्षिक, शारीरिक, साहित्यिक, नागरिकता प्रशिक्षण, संगीत, कला, शिल्प कला, सामान्य क्रिया, अन्य क्रिया, इन सभी प्रकार की सहगामी क्रियाओं का मैंने जिक्र किया। तो उसके अंतर्गत नागरिकता का प्रशिक्षण जो दिया जाता है, जैसे सहकारी भंडार, बाल बैंक, श्रमदान, बाल सभा, स्वशासन संसद आदि जो होते हैं, यह किस प्रकार छात्र जीवन के लिए सहायक होते हैं। तो यह जो होता है बालकों के वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए भी जरूरी है, नागरिक कुशलताओं एवं आदतों के विकास के लिए भी जरूरी है। नागरिकता प्रशिक्षण से नेतृत्व, उत्तरदायित्व की क्षमता, दूसरे के अधिकारों को आदर की दृष्टि से देखने की भावना जागृत होती है। इन सभी ऑप्शन दिए गए सही हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी सही हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय शिक्षाविद की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। गिजुभाई की, कि टी वेंकटरमन की, कस्तूरी रंजन। तो आपको इकाई 2 के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षा दर्शन को पढ़ना है, जिसमें महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, जे कृष्णमूर्ति, ज्योतिबा फूले, इन सभी के, मारिया मांटेसरी इत्यादि सभी के शिक्षा दर्शन को आपको पढ़ना है। उसके अंतर्गत जब आप गिजुभाई बधेका के शिक्षा दर्शन को पढ़ेंगे और उनके दीवा स्वप्न पुस्तक के बारे में जब पढ़ेंगे, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, उनको शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, खेल कूद के अवसर दिए जाने चाहिए, खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो गिजुभाई बधेका जो हैं, इन्होंने ही बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हम लोग यह जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट में यूनिट 5 के अंतर्गत हम लोगों ने तीसरे पार्ट को देखा। यूनिट 5 में लगभग 9 या 10 टॉपिक को पढ़ने हैं। तो आगे जो है 3 या 4 पार्ट और इसके आएंगे। उसके बाद इकाई 6, इकाई 7 और इकाई 8, 3 इकाई और बचेंगे। उसके भी कई पार्ट में वीडियो आएंगे और बाकी पिछले भी 4 यूनिट और 5वें यूनिट के भी 2 पार्ट के वीडियो आ चुके हैं। साथ ही साथ 2020 सीरीज के माध्यम से भी 8 इकाई के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं, ताकि आपको यह स्व आकलन हो सके कि 8 इकाई से आपकी तैयारी कितनी है। विभिन्न माध्यमों से जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे आपकी तैयारी कितनी पहुंच चुकी है, क्योंकि परीक्षा में भी कम समय है। इसलिए इस 2020 सीरीज में मिसलेनियस VVI 8 इकाई से प्रश्न शामिल कर रहा हूं व्याख्या सहित, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप आकलन कर सकें कि कितनी आपकी तैयारी है। और यह प्रैक्टिस सेट जो आपको सीरियल वाइज चल रहा है, यह भी जारी रहेगा। साथ ही साथ फुल प्रैक्टिस सेट और GK GS के भी प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे से आपके पास हर वीडियो सीरीज की सूचना पहुंच पाए। और साथ ही साथ अगले सीरीज के जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए उसका पहुंच आप तक हो सके। मिलेंगे अगले यूनिट के साथ अगले पार्ट में। तब तक अपने तैयारी को जारी रखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।